इंग्लिश एट द वर्क प्लेस में आपका खैर मकदम है। मेरा नाम अनीसा फ़ारूक। आज हम यूनिट 15 जिसका अनुमान है राइटिंग बिजनेस लेटर्स, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हमारी साखत कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम मकासद देखेंगे, उसके बाद थोड़ा वार्म अप करेंगे, खतवा किताबात की इकसाम को पढ़ेंगे, सुनने की समझ, साखत, कारोबारी खतूत की तरतीब और मवाद। उसके बाद कारोबारी तहरीर की ज़ुबान को समझेंगे, दरख्वास्त का तरीका या खतवा खतूत का तरीका, सरगर्मी, ये फ़ाइल है तो सरगर्मी फ़ाइल हम करेंगे, ग्रामर में हम इसम या ज़मीर इसको देखेंगे और आखिरकार हम खुलासा करेंगे। तो सबसे पहले मकासद। तो ये यूनिट आपकी किस तरह से मदद करेगा। सबसे पहले हम इस यूनिट में मुख्तलिफ किस्म के कारोबारी खतूत व किताबात की शनाख्त करेंगे जिनका आप सामना कर सकते हैं, और कारोबारी खतूत की मुमकिन तरतीब और तंजीमी ढांचे का तजुर्बा करेंगे, और कारोबारी खतूत व किताबात में मुनासिब और मौसर ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे, और इनके नमूने की खत व किताबात और एक सरगर्मी की फाइल भी फराहम की जाएगी ताकि आपको ढांचे की मशक करने की मदद मिलेगी। नोट करें कि अगरचे फॉर्मेट मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन ये खतूत ईमेल के जरिए भी भेजे जा सकते हैं। अब हम कुछ थोड़ा वार्म अप करते हैं। आप ये खुद से सवाल कर सकते हैं कि आपको कभी लिखने की ज़रूरत पड़ी है या किसी बैंक में, सरकारी और नियम या गैर सरकारी इदारे में, या बीमा कंपनियों में, तालीमी इदारों में, कंपनियां या और सनतें, अखबारात और इश्तिहारी इदारे, या दुकानदार या डीलर, या किसी और के लिए लिखने की ज़रूरत पड़ी हो, या क्या आपके पास किसी भी खत व किताबात की कापियाँ भी हैं जो आपके मज़कूर वाला लोगों के लिए किसी के साथ भी हो या उनको इनमें मौसूल होने वाली खतूत हैं। तो अगर हाँ, तो आपके पास सरकारी कारोबारी खतूत या खत का मुस्तंद नमूना है। तो ये खतूत ईमेल, ज़ाती खत व किताबात से कैसे मुख्तलिफ है, ये आप सवाल खुद से कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले काइंड्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ये पढ़ेंगे, यानी खत व किताबात की किस्में। अक्सर हम दो किस्मों दो हमें हमारे खत व किताबात की दो किस्में हैं जिसको हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेटर को देखेंगे। ये एक बैंक को लेटर सेंड की हुई है और दूसरी लेटर जो एक पर्सनल लेटर है। तो सबसे पहले हम इस लेटर को देखेंगे, लेटर 1, जिसमें सबसे पहले एड्रेस, सेंडर का एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, उसके बाद सब्जेक्ट, खत का जो सब्जेक्ट है, किस लिए ये खत भेजी जा रही है, तो उसकी डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद सैल्यूटेशन यानी डियर सर या मैडम। उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर है जिसमें हम पूरा लिखते हैं कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं और क्या किस वजह से लेटर हम लिख रहे हैं। और आखिरकार सेंडर का फिर से एड्रेस आ रहा है, और आखिरकार क्लोजिंग। तो ये लेटर 1 है। अब लेटर 2 को हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले डेट, उसके बाद सैल्यूटेशन मार्क, उसके बाद बॉडी ऑफ लेटर है, फिर क्लोजिंग है, और उसके बाद आखिर में क्लोजर। तो ये दो खतूत हैं। तो अगरचे दोनों खतूत राब्ते के लिए लिखे गए हैं, लेकिन रस्मी खत एक कतई और गैर लचकदार शक्ल का इस्तेमाल करता है। तो ये कम से कम इजाफी मालूमात के साथ मकसद पर मुबनी मवासला नज़र की पैरवी करता है, यानी वो कम से कम तारुफ के साथ पहले पैराग्राफ में बहुत जल्द खत के नुक्ता पर पहुंच जाती है। उसके बाद खत के आइडियाज मुतारिफ कराने के लिए फॉर्मेट यानी
फॉर्मलिंग तालीमात का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि मैं आपको मुताला करने के लिए लिख रहा हूँ या मुसन्निफ मालूमात पहुँचाने के लिए एक इंतहाई मुनज़्ज़म शक्ल का इस्तेमाल करता है, यानी मालूमात को मुंतकी तौर पर तरतीब दिया गया है। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें लेटर दी हुई है, उसमें लेटर की कुछ पार्ट्स दिए हैं जिनको हमने नंबरात दिए हैं, यानी 1 2 3 4 से लेकर, और दूसरे बॉक्स में हमने ए से लेकर डी तक उनकी रेफरेंस दी है, उनको पॉइंट आउट किया है। तो उनको हमें मैच करना है और कौन सी लेटर उनको हम क्या बोलते हैं, या कौन सी ईमेल वाली लेटर है, किस तरह से ईमेल में लेटर भेजी जाती है, या वो सब इसमें आगे दिया हुआ है। जैसे ये हमारे पास सबसे पहले एक लेटर है, दिस इज द फॉर्मल टूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस इन बिजनेस, though it is also useful for personal correspondence. It can carry extensive information both in formal and or formal letters as the context determines. So in the business sector, it is used as an official document for intercompany transfer of the information. This is what you would be using to introduce yourself to the company. तो एक ऐसी खत है जिसमें जो हम फॉर्मल सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इनफॉर्मल सिचुएशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं इन खतों के, हमें मैच करना है कौन सी लेटर इसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि लेटर नंबर 1 जो हमने अभी पढ़ी, एक फॉर्मल टूल है, इट्स अ फॉर्मल टूल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस इन बिजनेस, जिसमें हम इनफॉर्मल लेटर भी, इनफॉर्मल लैंग्वेज में भी हम लेटर लिख सकते हैं और फॉर्मल लैंग्वेज में भी लेटर लिख सकते हैं। तो फिर ये इसके एग्जाम्पल ये हैं, यानी ए। तो फर्स्ट वाला जो है ये ए के साथ मैच हो रहा है, ये इसकी एग्जाम्पल है। तो ये फॉर्मल लेटर भी हो सकती है, इनफॉर्मल लेटर भी हो सकती है, तो इस पैटर्न में हम दोनों लेटर लिख सकते हैं। अब हमारे पास दूसरा, दिस इज द काइंड ऑफ टेक्स्ट you would normally find on message boards in companies and in your home too. This document requires the informal style and conveys the key information through crisp to the point language where the focus is on quick reading and comprehension. And this is what we do when we note down information from a phone conversation. तो जो हम यूजुअली टेक्स्ट करते हैं, चाहे ये फॉर्मल टेक्स्ट हो, इनफॉर्मल टेक्स्ट हो, तो इसके लिए कोई पैटर्न, इसमें यूजुअली इनफॉर्मल स्टाइल हम यूज करते हैं, या क्विक रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्विक रीडिंग या क्विक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये टूल हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल जो है ये सी वाला है, ये एक इसकी एग्जाम्पल है, जैसे कि सैली प्लीज अपलोड द न्यू कवर डिजाइन, इट नीड्स टू गो ऑनलाइन बाय मंडे, could you also check out the latest downloads from Java, we are meeting for lunch aren't we दीपा। तो ये एक इनफॉर्मल तरीके का एक लेटर है, यानी मैसेजिंग है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। अब एक और तीसरा, a document for the internal transfer of information regarding company activities or notice, brief, factual and without the formal formatting of the letters। तो एक डॉक्यूमेंट है, एक जो ट्रांसफर हो रहा है थ्रू एक ब्रीफ, जिसके अंदर ब्रीफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बगैर फॉर्मल सेटिंग के, बगैर फॉर्मल स्टाइल के। तो इसकी एग्जांपल जो है ये डी वाला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज इन हाउस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आई एम क्लोजिंग अ बुकलेट ऑफ द कंपनी जनरल रूल्स रिगार्ड्स डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, please summarize the rules for the notice board SD। अब आखिरकार, an electronic document, fast, easy, accessible and secure, it can serve as an official online document, the style can vary from very formal to informal। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक खतूत है, यानी हम इंटरनेट के जरिए इन खतूतों को भेज सकते हैं। ये ऑफिशियल लेटर भी हम इनसे भेज सकते हैं, इसका स्टाइल जो है यूजुअली फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है।
جس کی ایگزامپل یہ ہیں بی والا. تو ایک ایگزامپل ہے الیکٹرانک میل کی. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی پردیپ, thanks for your email today. You'll be glad to know that I'll be able to meet the deadline and should be able to finalize things within a week and so. So اس کے بعد salutation mark اور sender کا نام. اب ہم بات کرتے ہیں سننے کی سمجھ ایک رسمی خط کی ضروری یعنی ایک سرگرمی ہے. تو اس سرگرمیوں کو ہم کرتے ہیں. سب سے پہلے کچھ بلینک سپیسز ہیں. ان بلینک سپیسز کو یعنی خالی جگہوں کو ہمیں بھرنا ہے. سب سے پہلے غیر رسمی خطوط ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک ڈیش. تو غیر رسمی خطوط ایسے ہوتے ہیں جیسے لمبی دوری کی نجی یا ذاتی گفتگو. دوسرا, زیادہ رسمی خطوط کے برعکس ذاتی خطوط میں متنوع ہوتے ہیں. تو متنوع طرز اور سیاق و سباق ہوتے ہیں. اس کے بعد رسمی خطوط کے قانوناً ہیں ڈیش, جس کے یعنی انکوائری کے خطوط یعنی غیر رسمی خطوط سے زیادہ سند. اب اس کے بعد چوتھا, کاروباری خطوط و کتابات میں درج ذیل خطوط کے اقسام شامل ہیں. تو کسی بھی چار کے نام دے. تو ان چاروں کے نام جیسے کہ انکوائری کے خطوط ہیں, درخواست ہیں یعنی فارمل لیٹرز, شکایت, ملازمت کے بارے میں خطوط یعنی کاورنگ لیٹرز, قبولیت اور مسترد ہونے کے خطوط ہیں. اب اس کے بعد فارمیٹ حروف لکھتے وقت چار نکات جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے. تو وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے گریوٹی, اس کے بعد وضاحت, پھر فوکس اور منطقی ترتیب. یہ چار چیزیں بہت ہی ضروری ہیں. اب اس کے بعد the structure, layout and content of the business letters, جس کو ہم کاروباری خطوط کی ترتیب اور مواد یہ بھی کہتے ہیں. تو جو اسٹرکچر ہوتا ہے یعنی ڈھانچہ ہوتا ہے بزنس لیٹرز کا, ان کو ہم آج دیکھیں گے. سب سے پہلے اس ڈھانچے میں کیا آتا ہے, اس کے بعد کس طرح سے ہمیں اس ڈھانچے کو سیکوینس میں رکھنا ہے, تو اس کو ہم دیکھیں گے. تو ایک فزیکل فارمیٹ ہے ایک آفیشیل لیٹر کا, جیسے کہ یہاں پر ایک ایگزامپل ہے فائنینشیل ٹائمز پٹمین پبلشنگ. اس کے بعد ڈیٹ, اس کے بعد پھر سینڈر کا نام, پھر یہاں پر ڈی جس کو ڈی مارک رکھا ہے یعنی سیلوٹیشن, پھر ہیڈنگ یا سبجیکٹ جس کو ای مارک رکھا ہے. اس کے بعد یہ باڈی ہے ایف جس کو ایف مارک رکھا ہے, یہ باڈی آف دا لیٹر ہے. پھر اس کے بعد کلوزنگ ہے جو جی سے ڈینوٹ ہوا ہے. اس کے بعد کلوجر ہے یعنی یور سنسرلی, یہ کلوجر ہے. اس کے بعد جو نام ہے مطلب جو بھیجنے والا ہے اس کو آئی سے مارک کیا ہوا ہے یعنی سگنیچر ہے. اس کے بعد جے اینڈ کے, یہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر آگے, جیسے کہ اے, سب سے پہلے ہم اے سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو اے جو ہے یہ لیٹر ہیڈ ہے, جو کمپنی کا لیٹر ہیڈ ہوتا ہے. تو وہاں پر ہم سب سے پہلے خط کے اندر وہ لکھتے ہیں جسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں فائنینشیل ٹائم پٹمین پبلشنگ, یہ ایک لیٹر ہیڈ ہے. اس کے بعد بی یعنی یہ ڈیٹ ہے, اس کے بعد ڈیٹ لکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد ریسپینٹس کا ایڈریس جس کو ہم نے ڈی سے مارک کیا ہے, سی سے مارک کیا ہے, یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایگزامپل میں. پھر سیلوٹیشن, ڈی میں سیلوٹیشن, اس کو ڈی مارک رکھا ہے. سیلوٹیشن مطلب جس کو ہم مطلب موڈ آف ایڈریس یعنی ڈیئر سر, ڈیئر میڈم, یا اگر کسی کا نام ڈائریکٹلی لینا ہو ڈیئر مسٹر آنند یا اجمل, ڈیئر مسٹر شرما. یہ ہم فارمل سیٹنگز میں یوز کرتے ہیں یا فارمل سٹائل میں.
उसके बाद ई यानी हेडिंग और सब्जेक्ट लाइन, जिसको हमने ई से मार्क किया हुआ है। तो ई में सब्जेक्ट यानी हेडिंग उसको कहते हैं, तो उसमें एक ब्रीफ इंडिकेशन यानी कंटेंट ऑफ लेटर क्या है, उसमें हम ब्रीफली लिखते हैं सब्जेक्ट या हेडिंग में। फिर उसके बाद बॉडी, जिसको एफ से डिनोट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ से बॉडी ऑफ द लेटर डिनोट किया है। तो ये बॉडी ऑफ द लेटर है, ये 2 पैराग्राफ्स। तो बॉडी में हम पूरी तरह से जो लेटर में हमें लिखना होता है, तो उसमें पूरी डिटेल्स में लिखते हैं। फिर उसके बाद लीव टेकिंग नोट, यानी जिसको डी से मार्क किया है यहाँ पर। यहाँ इट इज यूजुअल टू लीव आउट वन क्लियर लाइन बिटवीन ईच सेक्शन, जिसको हमने जी से मार्क किया है। तो ये लीव टेकिंग नोट है, इसमें एक कंक्लूडिंग मैसेज होती है और फ्यूचर फोकस्ड नोट होता है। फिर उसके बाद एच यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, यहाँ पर आप देख सकते हैं एच, जैसे कि योर सिंसियरली, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज या क्लोजर इसको कहते हैं। तो इसमें मैसेज को किस तरह से क्लोज करना है, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली। अगर इनफॉर्मल लेटर है तो नाम लिखते हैं या बेस्ट विशेस लिखते हैं। फिर उसके बाद आई में जैसे कि डायरेक्टली नाम शरीना थॉमस, यहाँ पर नेम ऑफ सेंडर और डिजिग्नेशन होती है उसकी, तो यहाँ पर वो लिखते हैं हम। फिर एनक्लोजर्स जो जे से डिनोट किया है, एनक्लोजर्स में हम ये मेमोज यानी ईमेल्स या सैंपल लेटर्स, जिसको हम एनक्लोजर कहते हैं। फिर के यानी कॉपीज सर्कुलेटेड, इस लेटर को कहाँ कहाँ पर इसकी कॉपी और दी गई है, तो उनका यहाँ पर एड्रेस, यानी यहाँ पर जैसे एग्जांपल है ऑल स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को इसकी कॉपी दी गई है या सेंड की गई है, तो उनको हम कॉपीज सर्कुलेटेड सेक्शन में हम रखते हैं। तो ये था किस तरह से फॉर्मल लेटर का एक स्ट्रक्चर था, लेआउट एंड कंटेंट। अब ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट, किस तरह से हमें कंटेंट को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखना चाहिए, तो किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन का फ्लो जो है ये लॉजिकल होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम ओपनिंग ग्रीटिंग, यानी अगर फॉर्मल लेटर है तो ग्रीटिंग से हम स्टार्ट करते हैं, फिर कनेक्टिंग विद द रीडर, उसके बाद गिविंग अ रीजन फॉर राइटिंग और स्टेटिंग पर्पस, यानी कोई भी मकसद, यानी जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसमें हम अपनी लेटर की जो भी रीजंस होते हैं, लेटर लिखने का रीजन होता है, उसमें वो हम लिखते हैं। उसके बाद गिविंग न्यूज एंड इंफॉर्मेशन, यानी जिसको हम बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं, जिसमें हम पूरी डिटेल से लेटर में हम सब कुछ डिफाइन करते हैं जो हमने सब्जेक्ट में ब्रीफ में लिखा हुआ होता है। उसके बाद मेकिंग रिक्वेस्ट, एग्रीइंग टू अ रिक्वेस्ट, फिर स्पेसिफाइंग द फर्दर एक्शंस दैट नीड्स टू बी टेकन, द वर्क दैट इज टू बी डन, जो भी फ्यूचर ओरिएंटेड एक्शंस होते हैं उनको हम वहां पर डिनोट करते हैं। फिर हम कंक्लूडिंग या लीव टेकिंग नोट लिखते हैं, फिर लास्ट में हम क्लोजर लिखते हैं। तो इस तरह से फ्लो होता है लेटर लिखने का, फॉर्मल लेटर लिखने का एक पैटर्न होता है, किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन जो है किस तरह से फ्लो होनी चाहिए, किस तरह से सीक्वेंस में होनी चाहिए। अब इन formal correspondence, arrange of the structure acts as a signaling device to signify these divisions in the letter. So here's the letter that uses such structure to organize the information. तो किस तरह से हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज में रखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर सैल्यूटेशन मार्क, फिर बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में भी एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, सबसे पहले हम क्या रखते हैं, उसके बाद किस तरह से बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर क्लोजिंग मार्क यहाँ पर 6 वाले नंबर पे, फिर 7th पे हम सिग्नेचर, यहाँ पर 7th में हम सिग्नेचर लिखते हैं
किस तरह से हमने सबसे पहले डियर से स्टार्ट किया, फिर यानी सैल्यूटेशन से, फिर आखिरकार क्लोजिंग पे। सो एक फ्लो होता है लेटर लिखने का। तो लेटर लेटर लिखने के लिए सबसे अहम बातें जो हमें दिमाग में रखनी चाहिए, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है कि हमें किस तरह से अपनी बातों को सीक्वेंस में, एप्रोप्रिएट सीक्वेंस में रखना है। सबसे पहले क्या बोलना है, उसके बाद हमें किस तरह से राइट डाउन करना है, फिर सीक्वेंसिंग देम इन द लॉजिकल इम्पोर्टेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें लेटर में क्या क्या स्पेसिफाई करना है, उसके बाद हम इस लेटर को हम लॉजिकल सीक्वेंस में रखते हैं। तो ये 2 स्टेप्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस लेटर लिखने के लिए या ईमेल लिखने के लिए। अब कारोबारी तहरीर की जुबान, इस पे हम बात करेंगे। तो इस सेक्शन में हम इन तासीरात पर तवज्जो मज़कूर करेंगे जो रस्मी खत व किताबात में है, और इस्तेमाल होनी चाहिए हम मखसूस मकासद के लिए बोली जाने वाली और तहरीरी दोनों जुबानों का इस्तेमाल करते हैं। तो एक मकसद को पहचानने के लिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और जुमले दूसरे मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज से मुख्तलिफ होते हैं। तो जुबान के टुकड़ों को जो एक खास मकसद के लिए काम करते हैं, उनको ढांचा कहते हैं या स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द लेटर कहते हैं। तो ये अक्सर फॉर्मुलिंग इजहार होती हैं जो जुबान के इफ़ाल को पूरा करती हैं। वो मुख्तलिफ किस्म की मोड बनाने के लिए मुख्तलिफ सतहों की रस्मियत भी फराहम करती है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मुझे डर है कि ये वाकई मुमकिन नहीं है, तो ये एक शाइस्ता इनकार है। तो इसी इदारे के साथ मुमकिना तगीरात को देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से शाइस्ताना तरीका होता है इनकार करने का। कोई रास्ता नहीं, ये सबसे ज्यादा गैर रस्मी तरीका है। अगर हम डायरेक्टली किसी को इनकार करते हैं तो ये गैर रस्मी तरीका यानी नाकाबिल कबूल तरीका है। फिर उसके बाद या अगर हम इस तरह से कहते हैं मुमकिन नहीं या बिल्कुल नहीं, या ये महज नामुमकिन है, या ऐसा होना मुश्किल लगता है, या मुझे डर है कि ये वाकई मुमकिन नहीं है, या मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस है कि इसे मुमकिन बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये सबसे ज्यादा रस्मी तरीका है किसी भी बात को नामुमकिन ठहराने के लिए। अब हम कुछ फंक्शंस को देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर को, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, कनेक्टिंग विद द रीडर एंड स्टेटिंग द पर्पस, गिविंग अ रीजन फॉर राइटिंग। जब हम किसी को रीजन ऑफ राइटिंग लिखते हैं, मतलब हम लेटर क्यों लिखते हैं, सब्जेक्ट, या हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, लेटर लिखना किस तरह से स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए कुछ फ्रेजेस हैं किस तरह से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर लिखा है, जैसे कि स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि हम आई, या अगर बहुत सारे लोगों की तरफ से आप लेटर लिखते हैं तो वी से स्टार्ट होता है, वी एम, या आई एम राइटिंग टू इंक्वायर, या आई इन्फॉर्म टू, या आई रिक्वेस्ट यू, या हम इस तरह से भी स्टार्ट करते हैं, आई कंप्लेन रिगार्डिंग अबाउट। अगर कोई कंप्लेन लिखनी हो तो इस तरह से हम इन फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। या अगर कोई एक्सप्रेसिंग या क्लैरिटी डाउट्स, या कुछ डाउट्स क्लियर करने के लिए या क्लैरिटी को एक्सप्रेस करने के लिए लेटर लिखनी है, तो किस तरह से हमें स्टार्ट करना चाहिए। हमें इन फ्रेजेस यानी जिस तरह से वी एश्योर यू, या वी आर कन्विंस्ड दैट, श्योरली, वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू कंफर्म, इस तरह से हम लेटर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, या इन फ्रेजेस से हम लेटर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें एम्फेसाइज करना है, फोर्सिंग अटेंशन के लिए हम लेटर लिखते हैं, रिमाइंडर के लिए एक लेटर लिखते हैं, तो हम किन फ्रेजेस का इस्तेमाल करें, जैसे कि टू बी मोर स्पेसिफिक, इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या आई विश टू, या कुड यू ऑल्सो, या वी वुड लाइक यू टू लुक इनटू दिस मैटर, इस तरह से हम लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर हमें रेफरिंग के लिए हम लेटर लिख रहे हैं तो किस तरह से हम स्टार्ट करें,
with reference to, या we are writing with reference to, या this is in reference to. So इस तरह से हम लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं. या अगर हम लेटर किसी ओपिनियन देने के लिए, सजेशन देने के लिए, या कुछ रिकमेंड करने के लिए, या असिस्टेंस ऑफर करने के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो उनके लिए फ्रेजेस जो हैं वो इस तरह हैं. आई वुड लाइक टू, इस तरह से हम उस लेटर की बॉडी को स्टार्ट कर सकते हैं. या इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक अस, या आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प आउट इन एनी अदर वे, या वी वुड बी ग्लैड टू, इफ देयर इज एनीथिंग वी कैन डू. इस तरह से हम इन लेटर्स को स्टार्ट कर सकते हैं. इसके बाद ऑब्लिगेशंस, नेसेसिटी, इन लेटर्स को हम किस तरह से स्टार्टिंग इनकी किस तरह से लिखें, तो हम इस फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आई विल बी नेसेसरी टू, आई विल बी इम्पॉर्टेंट टू, या आई विल बी रिक्वायर्ड टू. या अगर कोई लेटर जो है अपोलोजाइजिंग यानी माफी के लिए कोई लेटर लिखी जाती है, तो उसको किस तरह से हम लिखें, जैसे कि आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज, या वी रिग्रेट द इनकन्वीनियंस, या आई एम सॉरी फॉर. आई एम सॉरी जो हम यूजुअली इनफॉर्मल लेटर्स में हम लिखते हैं. या कोई लेटर जो एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग या यस एंड नो में उस लेटर का आंसर या उस लिहाज से लिखनी हो, तो उसको हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, लाइक अनफॉर्चुनेटली, या वी आर एफ्रेड, या आई वुड बी ग्लैड टू, आई एम प्लीज्ड टू, या आई वुड बी हैप्पी टू. तो इस तरह से इन फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं. अब ऑर्गेनाइजिंग साइन पोस्टर्स. साइन पोस्टर्स यानी एक स्मॉल वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो रीडर को मदद करते हैं टू फॉलो एग्रीमेंट, अंडरस्टैंड करने के लिए, रिलेशन बिटवीन आइडियाज. उनको हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं, तो उनको हम साइन पोस्ट कहते हैं. तो उन साइन पोस्टर्स को हम किस तरह से लिखे, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे कि स्पेसिफाइंग एक्शंस या लीव टेकिंग, उसको हम उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, या ओपनिंग ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन या क्लोजिंग, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. जैसे कि स्पेसिफाइंग एक्शंस, उसके लिए हम इस तरह से लिखते हैं, लाइक आई वुड लाइक टू, या आई विश यू टू, या कुड यू, या आई रिक्वायर, आई रिक्वेस्ट टू, आई नीड यू टू. इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हमें लीव टेकिंग के लिए जो लास्ट पैराग्राफ आता है लेटर राइटिंग में, तो उसको किस तरह से हम लिखें, जैसे कि लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, या आई लुक फॉरवर्ड टू फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस, या वी रिक्वेस्ट यू, या योर कंफर्मेशन, या लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट. इस तरह से हम लीव टेकिंग लिख सकते हैं. अब इसके बाद ओपनिंग या ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन या क्लोजिंग. सैल्यूटेशन को किस तरह से हम लिखते हैं, या ओपनिंग ग्रीटिंग्स इसको हम किस तरह से लिखते हैं. हम यूजुअली स्टार्ट करते हैं फॉर्मल लेटर में डियर सर या मैडम, या डियर मिस्टर गोस्वामी, या डियर मिस हिना, या इस तरह से हम सैल्यूटेशंस को लिख सकते हैं. या अगर हम क्लोजिंग जो है वो किस तरह से लिखे, जैसे कि योर सिंसियरली, या योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, या बेस्ट विशेस, या रिगार्ड्स. इस तरह से हम क्लोजिंग, लेटर का क्लोजिंग हम लिखते हैं. अब दरख्वास्त का खत, जैसे जब आप नौकरी के लिए दरख्वास्त देते हैं, तो आपको दरख्वास्त का खत लिखना पड़ सकता है, या दरख्वास्त फॉर्म भरना पड़ता है, और दोबारा और सीवी लिखना पड़ सकता है. तो आया आपकी दरख्वास्त मुख्तसर फहरिस्त में है, और इसका इन्हसार इन तासीर पर है जो आपकी सीवी बनाता है. तो इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सीवी किसी कंपनी तक पहुंचने वाली बड़ी तादाद में से बढ़ा गया है, और ये ज़रूरी है कि आप मुतासरकुन रिज्यूमे और एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन हो. तो मुलाजमत की दरख्वास्तें एक मुश्किल कारोबार है, जो हकीकी ज़िंदगी में मुलाजमत की दरख्वास्तों की कोई हद नहीं है, लेकिन इस तरह का खत या कागज़
के लिए एक तरफ होना चाहिए अगर ये नफजी अमल है। तो किसी कंपनी की को दरख्वास्त लिखते वक्त यहाँ कुछ आसान चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले इस पोजीशन का जिक्र करें जिसके लिए आप दरख्वास्त दे रहे हैं और आपने इसके बारे में कहाँ से सीखा। दूसरा, अपने पस मंज़र और तजुर्बे की कुछ निकात को फैलाइए और ये ज़ाहिर करें कि इस काम से किस तरह मुतल्लिक हैं और अपने रिज्यूमे या दरख्वास्त फॉर्म में मौजूदा तमाम मालूमात को न दोहराइए। और तीसरा, काम में अपनी दिलचस्पी और मुनासिबत पर जोर दे। अगर मुमकिन हो तो दिखाए कि आपको इस बात का इल्म है कि हदफ के काम में क्या शामिल है। और चौथा, इस बात का ध्यान रखना है कि जिक्र करें कि आपके अपने तजुर्बे की फहरिस्त या मुकम्मल शुदा दरख्वास्त फॉर्म की एक कॉपी मुंसलिक की है। और पांचवा, बयान करें कि आप इंटरव्यू में शिरकत के लिए तैयार हैं। तो ये 5 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और अपना खत वाज़िह तौर पर मरतब करें, रस्मी खतूत के फॉर्मेट पर करीब से अमल करें और खुद खत और इश्तिहार की एक कॉपी अपने पास रखें। अब ग्रामर, जिसमें हम नाउन्स और प्रोनाउंस इसको पढ़ेंगे। एक एक्टिविटी है, इसको हम करते हैं। इनमें जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, इनमें या तो हमें नाउन्स का इस्तेमाल करना है या तो हमें प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना है। नाउन का इस्तेमाल हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर कोई हम नई सिचुएशन या नए शख्सों को उनके बारे में बताते हैं। और प्रोनाउंस हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर ऑलरेडी हमने उस शख्स का तारुफ किया हो, उस शख्स के बारे में ऑलरेडी बताया हो। तो उसके बाद हम बार बार उस शख्स का नाम नहीं लेते बल्कि उनके बदले हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पैसेज टाइप है जिसमें कुछ स्पेसेस जो है ये ब्लैंक है, यानी ये खाली है। इनको हमें या तो नाउन से फिल करना है या तो हमें प्रोनाउन से फिल करना है। सो इसमें जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल, back in the 1970s, Bill Gates and Paul Allen were at high school in Seattle. Bill and Paul, तो बिल एंड पॉल जो है यहाँ पर ऑलरेडी इनका नाम इनके बारे में बताया गया है, तो इसके बदले यहाँ पर बिल एंड पॉल नहीं लगेगा, इसके बदले हम दे का इस्तेमाल, प्रोनाउन दे का इस्तेमाल करेंगे। सो दे वर ग्रेट फ्रेंड्स एंड बिल एंड पॉल। बिल एंड पॉल, फिर से हम यहाँ पर बिल एंड पॉल ऑलरेडी जो है ये इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम दे का इस्तेमाल करते हैं। दे वर both interested in computers and in writing programs for computers. So dash in 1975 the first personal computer came in the market, a very primitive machine by today's standard. So at this time bill, यहाँ पर बिल ही यूज होगा, यहाँ पर कोई प्रोनाउंस हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने जब बिल एंड पॉल एक साथ इस पैसेज में आते तो वहां पर हमने दे प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। सो यहाँ पर बिल के बारे में बात हो रही है तो डायरेक्टली बिल नाउन का यूज करेंगे। जैसे कि बिल वाज एट द हार्वर्ड एंड पॉल हैड अ जॉब। सो बिल एंड पॉल मींस they immediately decided that they would write software for the computer. The owner of the company was a man called Ed Roberts. Paul phoned, यहाँ पर कोई pronoun का इस्तेमाल नहीं होगा। So Paul phoned Ed and told him. Ed का जिक्र already हो चुका है, तो हम यहाँ पर Ed की जो he is a male, तो वहाँ पर हम इसके object form इस्तेमाल करेंगे तो him. So Paul phoned Ed and told him that Bill and Paul का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है तो उसके बदले that they इस्तेमाल यूज करेंगे। So Bill phoned Ed and told him that they could offer him some software. So they then wrote a program in a big hurry. Ed invited them
यहाँ पर he invited them to visit his company in New Mexico, but they didn't have enough money for 2 plane tickets. So Paul flew, यहाँ पर कोई pronoun का इस्तेमाल नहीं होगा, directly Paul. So Paul flew them there on his own and met Ed. When he loaded the software into the company, it worked. He was impressed. He immediately agreed that the two men should work on software for the computer. So यहाँ पर किस तरह से हमने pronouns का इस्तेमाल किया, तो हम pronouns वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमने किसी शख्स के बारे में ऑलरेडी उसके बारे में बात छेड़ी हो, तो आगे इसका हम नाम इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्टली हम उसके बदले pronouns का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने इन एग्जाम्पल्स में देखा. अब हम इस यूनिट का जमा करते हैं. तो इस यूनिट ने कारोबारी खतूत व किताबात और मुख्तलिफ किस्म के रस्मी खतूत पर तवज्जो मज़कूर की, और दोबारा हासिल करने के लिए हमने कॉर्पोरेट खत व किताबात के इंतखाब के साथ शुरुआत की और फिर एक खत की तबई फॉर्मेट का मुशाहदा किया. तो हमने कारोबारी खतूत, ईमेल्स की तंजीम के साथ साथ इनमें इस्तेमाल होने वाले ढांचे को वसीअ इक़साम पर भी तबादील ख्याल किया, और उसके बाद मुलाजमत की दरख्वास्तों पर एक खुसूसी पेशकश बनाया गया, और हमने इकाई को मतलब फाइल यानी एक्टिविटी फाइल और ग्रामर एक्टिविटीज़ के साथ ख़त्म किया, और जिसमें हमने मतन और इसम और ज़मीर यानी नाउन्स एंड प्रोनाउंस के इस्तेमाल पर भी तवज्जो दी. अब हम यूनिट 16 जिसका अनुमान है राइटिंग बिजनेस ईमेल्स, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो इस यूनिट का साखत सबसे पहले हम मकासद देखेंगे, फिर थोड़ा वार्म अप करेंगे, फिर पढ़ना, सुनने की समझ, बिजनेस ईमेल लिखना, करना और ना करना यानी डूज एंड डू नॉट्स, फिर ई कम्युनिकेशंस में आम रजुआत, फिर ईमेल्स के अब्रिवेशंस, फिर उसके बाद एक्रोनियम्स, फिर तहरीर, जुबान का फोकस, फिर आखिरकार इस यूनिट का भी हम खुलासा करेंगे. सबसे पहले हम इस यूनिट का मकासद देखेंगे. इस यूनिट में आप इस बारे में सीखेंगे कि आजकल इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ किस्म के वेब टूल्स यानी ई खत व किताबात की मुख्तलिफ इक़साम और इसके फ़वाइद, और ईमेल की बुनियादी बातें यानी लॉग इन, लॉग आउट, कंपोज वगैरह, इसके बारे में हम बात करेंगे. फिर कारोबारी ईमेल्स लिखना, सादा, बराह रास्त और मुतल्लिक मेल कैसे लिखे, फिर ई कंपोजिशंस में आम रजुआत, रजनात, फिर ईमेल के अल्फाज यानी वोकैबुलरी, ईमेल से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी, इनको भी हम देखेंगे इस यूनिट में. अब हम पढ़ना, खतवा, किताबात, इसके बारे में हम देखेंगे. तो इंटरनेट की सहूलियत के फैलाव की वजह से पिछले कुछ सालों में दूसरों के साथ खतवा, किताबात या बातचीत में काफ़ी तब्दीली आई है. तो हिंदुस्तान में दिसंबर 2017 तक तकरीबन 481 मिलियन लोग या कुल आबादी 35% इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे. तो दिसंबर 2016 के मुकाबले में ये तादाद में 11.34 जो है इसकी फीसद इजाफा हो चुका है. 80% जो है इतना इंक्रीज हो गया है, यानी एक साल के अंदर 2016 से लेकर 17 तक. अब ईमेल के ज़रिए जो खतवा, किताबात या इंटरनेट पर बातचीत करने के लिए बहुत से तरीकों से एक है. जो ईमेल जो है आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो ये एक ज़रिया है खतवा, किताबात की. तो इस ब्लॉग में आप देखेंगे कि आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले ईमेल सर्विस, फराहम कंदगान और मवासलात की
दूसरी शक्लें इंटरनेट की वजह से मुमकिन हो गई है। अब हम बात करते हैं खत व किताबात की इकसाम। तो यानी किस्में, किस तरीके से हम खत व किताबात की क्या-क्या इकसाम है, तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो खत व किताबात की नोइयत का बराह रास्त ताल्लुक भेजने वाले की नीयत से है। जब कोई दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करता है, तो खत व किताबात गैर रस्मी या ज़ाती होती हैं। तो दूसरी तरफ जब कोई सरकारी काम या कारोबार के मकसद से बात करता है, तो खत व किताबात रस्मी और पेशा वाराना होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का इस्तेमाल करते हुए मवासलात को ई कॉरस्पॉन्डेंस या ई कम्युनिकेशन जो है, इसको ई कम्युनिकेशन कहलाते हैं। या इस यूनिट में हम पेशा वाराना मकासद के लिए ई खत व किताबात को देखेंगे, यानी ईमेल्स को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स को हम देखेंगे। या कारोबारी या पेशा वाराना मकसद के लिए खत व किताबात बहुत ही ज़रूरी हैं। और सैकड़ों पैगामात रोज़ाना की बुनियाद पर किसी तंजीम के अंदर और बाहर आते हैं। तो पेशा वाराना दुनिया में खत व किताबात की कुछ आम इकसाम हैं: अंदरूनी, बैरूनी, रूटीन, सेल्स, सरकारी, सर्कल, पर्सनलाइंस। तो ये एक किस्म है खत व किताबात के। तो इनमें से हर एक को मुख्तलिफ ज़रिए से बातचीत की जा सकती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या-क्या शामिल होता है, जैसे कि ईमेल्स, एसएमएस, फैक्स, वॉइस मेल या वेब कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह इनमें शामिल है। तो क्या आपने इन मुख्तलिफ़ात या मुख्तसर शक्लों के बारे में सुना होगा, जैसे लैन, वैन, एसएमएस, ईमेल। तो महदूद इलाके के लिए इस्तेमाल होने वाली इंटरनेट वर्किंग जैसे किसी इमारत के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क कहलाती हैं। तो ताहम अगर पैगामात को वर्क स्टेशनों के बाहर रूट करना है, तो इस इस्तेमाल होने वाली नेटवर्किंग को वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो मवासलाती टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन आलात जिन्होंने पैगामात लिखे, भेजे, मौसूल होने या ज़ख़ीरा करने और फैलाने के तरीके में अहम यानी तब्दीलात लाई हैं, वो है कि ईमेल है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, वॉइस मेल है, या फैक्स हैं, टेलेक्स हैं, मुख्तसर पैगाम सर्विस, एसएमएस या इलेक्ट्रॉनिक मेल, और हालिया इजाफा सोशल नेटवर्किंग जैसे फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक चेक प्रोग्रेस है जिन्हें हमें इन्हें मैच करना है। मतलब एब्रिविएशन जो है, इनकी फुल फॉर्म जो है, कौन सी एप्रोप्रिएट फुल फॉर्म है इनकी, तो उनके साथ हमें मैच करना है। तो ये एक एक्टिविटी है, सरगर्मी है। जैसे कि कॉम जो है, ये एब्रिविएशन है, ये इंटरनेट सर्विस में, इंटरनेट में इस्तेमाल होता है। तो कॉम जो है यहाँ पर commercial organization and is found as a part of website or email address of companies। तो कॉम जो है ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट्स या ईमेल एड्रेस जो है कंपनीज का, वहां पर इस्तेमाल होता है। जैसे कि जेपीजी जो है, ये एक लास्ट पार्ट है। उन फाइल्स का एक लास्ट पार्ट होता है जहां पर जो फोटोग्राफ्स कंटेन करता है। तो वहां पर जैसे कि जेपीजी फॉर्मेट वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो बी टू बी यानी बिजनेस टू बिजनेस। तो बिजनेस टू बिजनेस, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी बिजनेस एक्टिविटी वेयर इन कंपनीज यूज इंटरनेट टू डीलर विद ईच अदर। तो जब डीलर या बिजनेसमैन आपस में बात करते हैं, डील करते हैं, तो इसके लिए एक एब्रिविएशन है B2B, दैट्स बिजनेस टू बिजनेस। फिर EDU
EDU जो है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस्तेमाल होता है, या एजुकेशनल ईमेल्स या एजुकेशनल वेब एड्रेस या इन सर्विस में इस्तेमाल होता है। इसके बाद PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो एक एक किस्म की फाइल होती हैं जिसके अंदर वर्ड्स, जिसके अंदर कुछ भी यानी इमेजेस, वर्ड्स, सेंटेंसेस, इस तरह के डॉक्यूमेंट है, तो ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है। तो ये हम कंप्यूटर की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं इसे। इसके बाद C2B जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर टू बिजनेस। जब कंज्यूमर को डीलर के साथ बात करनी होती है या उस एक्टिविटी को हम यूजुअली कंज्यूमर टू बिजनेस यानी C2B कहते हैं। तो ये कुछ एब्रिविएशंस थी। अब एक और एक्टिविटी है, ये एक चेक योर प्रोग्रेस है। इसको भी कॉलम 1 को कॉलम एप्रोप्रिएट कॉलम B के साथ मिलाना है। जैसे कि ईज इन ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन या इसकी इंफॉर्मेशन क्या है, इसका मतलब क्या है। ईज इन ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग जो है, इसका मतलब है रेडीमेड टेम्पलेट एंड फॉर्मेट्स आर अवेलेबल। यानी कोई जब हम रेडीमेड टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेट्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर एडिटिंग के लिए, या टू मेक आवर वर्क ईजी, हमारी काम को ईजी बनाने के लिए और एफर्टलेस बनाने के लिए, तो वहाँ पर इसको हम ईज इन ड्राफ्टिंग एंड एडिटिंग कहते हैं। इसके बाद रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ एरर्स, मतलब एरर्स को कम करना, जिसको हम the chance of error are minimized due to automation and the output is accurate। यानी अपने इन एरर्स को इतना कम करना कि जो आउटपुट है वो एक्यूरेट हो और काफी ऑटोमेटिक हो, तो उनको हम रिड्यूस्ड इंसिडेंस ऑफ एरर्स कहते हैं। इसके बाद इंस्टेंट ट्रांसफर, जिसको which is information can be passed on at any rapid speed saving valuable time। यानी इंफॉर्मेशन को इतनी जल्दी सेंड करना जो आपकी वक्त को बचाए, जिस तरह से हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी लॉन्ग डिस्टेंसिंग को कवर अप करता है। यानी ओल्ड मेथड ऑफ सेंडिंग लेटर्स, पुराना तरीका जो हमारा लेटर भेजने का था, जो काफ़ी वक्त लेता था, तो उसको भी उसने टाइम उसका टाइम जो है रिड्यूस हो गया है। तो एक काफ़ी इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो गया है, इससे काफ़ी इंस्टेंट मदद मिल चुकी है। जिस तरह से हम जल्दी से आजकल खतूत भेज सकते हैं, विद इन सेकेंड्स में हम खतूत को पढ़ सकते हैं। उसके बाद लार्ज स्टोरेज स्पेस, इसका मतलब जो है यानी न्यू डिवाइसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा हैव लेड टू इनॉर्मस स्पेस सेविंग। यानी लार्ज स्टोरेज स्पेस यानी बहुत, जिसके अंदर हम बहुत डेटा रख सकते हैं, जिसके अंदर बहुत स्पेस होती है डेटा रखने की। इसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव यानी हैंडलिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड बिकम एफोर्डेबल। अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से हैंडल करना, एफोर्डेबल बनाना, उसको हम कॉस्ट इफेक्टिव कहते हैं। फिर इसके बाद इंटरेस्टिंग यानी द एंटायर प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस एंड बिकम वेरी क्रिएटिव, इसके साथ मैच होगा। यानी इंफॉर्मेशन को किस तरह से एक्सचेंज करना और उसको किस तरह से क्रिएटिव वे में इसका इस्तेमाल करना, उसको इंटरेस्टिंग कहते हैं। तो ये कुछ वोकैबुलरीज थी जो हम कंप्यूटर वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं, या इंटरनेट वर्ल्ड में इस्तेमाल करते हैं, या बिजनेस वर्ल्ड में इस्तेमाल की जाती है इसको आजकल। अब लिसनिंग कॉम्प्रहेंशन, इसको हम देखेंगे अगर हमें कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं ईमेल सेंड करने, यानी कौन से तरीके हैं ईमेल को भेजने के, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स क्या हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लॉगिन, यानी अगर जिस सर्विस में आपका ईमेल बना हुआ है तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे।
اس کا یوزر نیم دے گے، اس کا پاسورڈ دے گے تو لاگ ان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کمپوزنگ ای میل. ہم کس طرح سے کمپوزنگ ای میل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کلک میسیج پہ اس فولڈر پہ کلک کرنا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپوزنگ میسیج ہے. تو سب سے پہلے کلک کمپوز میسیج پہ کلک کرنا ہے یا نیو میسیج پہ کلک کرنا ہے. تو یہ دو آپشنس وہاں پر ہو سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایڈ ریسیپینٹس، کن کو آپ کو میسیج بھیجنی ہے، ای میل بھیجنا ہے، تو ان کا ایڈریس جو ہے وہ ٹو میں آ جاتا ہے یہاں پر. اور سی سی یعنی کاربن کاپی، اگر آپ اس سیم لیٹر کو کسی اور کو بھی سینڈ کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر کاربن کاپی میں ان کا ایڈریس یہاں پر ڈالنا ہوتا ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے بی سی سی یعنی بلینک کاربن کاپی. وہاں پر ہم یہ ایک سارٹ آف پروٹیکشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یعنی اگر آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک ہی لیٹر بھیج رہے ہیں تو بی سی سی سے آپ ان کا ایڈریس یعنی ان کو سینڈر کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کن کن لوگوں کو یہ سیم میسیج بھیجی گئی ہے. تو ایک سارٹ آف سیکورٹی سارٹ آف استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ایڈ سبجیکٹ. پھر ہمیں سبجیکٹ ایڈ کرنا پڑتا ہے. یعنی پرپس کیا ہے، لیٹر بھیجنے کا جو مقصد ہے ان کو شارٹ میں لکھنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اٹیچ فائلز بھی ہم کر سکتے ہیں. یہاں پر اگر آپ کی کوئی فائل ہے یعنی پی ڈی ایف فائل ہے، ورڈ فائل ہے، آڈیو ویڈیو ہے، تو اس فائل کو آپ اس ای میل کے ساتھ اٹیچ رکھ سکتے ہیں. یہاں پر اٹیچ فائلز پہ کلک کرنا ہے. پھر اس کے بعد ڈرافٹ میسیجز. ڈرافٹ میسیجز میں وہ والی میسیجز آ جاتی ہیں جو آپ نے لکھی ہیں لیکن ابھی تک بھیجی نہیں ہے، یا فیوچر میں آپ ان لیٹرز کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ڈرافٹ فولڈر میں وہ میسیجز چلی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد سینڈ جو ہے یہ ایک ایسا فولڈر ہے، ان میں سے ساری وہ والی میسیجز ہوتی ہے جو آپ نے یہاں سے سینڈ کی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ سینڈ فولڈر میں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد سائن آؤٹ. تو جیسے ہی آپ نے میل بھیجا تو آپ سائن آؤٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر کچھ پوائنٹ جو ہیں یہ یاد رکھنے کے لیے، جیسے کہ ڈرافٹ فولڈر یہ وہ والی میسیجز ہوتی ہیں جو انکمپلیٹ میسیجز ہوتی ہیں یا جو ابھی آپ نے بھیجی نہیں ہوئی ہوتی ہیں لیکن لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ ڈرافٹ فولڈر میں اسٹور رہتی ہیں. اس کے بعد سینڈ میسیجز، جو میسیجز آپ نے بھیجی ہوئی ہوتی ہیں وہ سینڈ میسیجز میں رہتی ہیں. اس کے بعد ٹریش یہ وہ والی یوز لیس میسیجز یا ڈیلیٹڈ میسیجز ہوتی ہیں یا ڈیلیٹڈ میلز ہوتے ہیں جو آپ نے ڈیلیٹ کی ہوئی ہوتی ہے ان باکس کے اندر یا سینڈ فولڈر میں، تو وہ ساری ٹریش میں آ جاتی ہیں، ٹریش فولڈر کے اندر وہ اسٹور رہتی ہے. اس کے بعد ایڈریس بک اس میں سارے آپ کے کانٹیکٹس کے ای میل ایڈریس رہتے ہیں. پھر آپ ان کو مطلب ان کے یا اگر آپ کا کوئی ای میل آیا ہوا ہے تو ان کا رپلائی آپ کیسے دیں. اس کو جیسے آپ میسیج ریڈ کرتے ہیں وہاں پر ایک نیچے آپشن آتا ہے رپلائی، تو رپلائی پہ کلک کر کے آپ اس میسیج کا جواب دے سکتے ہیں. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر جو ریڈ اینڈ ای میل میسیج. اب ای میل میسیج کو کس طرح سے ریڈ کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے آپ لاگ ان کریں گے، اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ اس سروس میں دے گی جہاں پر آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے. جیسے کہ یہاں پر ایگزامپل ہے یاہو میل میں جیسے کہ ندھی، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ندھی کا اکاؤنٹ ہے جس نے یاہو میل میں اپنا اکاؤنٹ بنایا ہے، تو یاہو میل میں جا کر اس نے اپنا لاگ ان اینڈ پاسورڈ دیا ہوا ہے. پھر گو ٹو ان باکسز میں جانا ہے، وہاں پر آپ اپنی جو ای میلز آئی ہوئی ہے یا ریسیو میلز جو ہیں وہاں پر اسٹور ہوتی ہے تو ان کو کلک کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں. پھر ویو میلز پہ کلک کرنا ہے، دین یا اوپن میلز. پھر اگر ان میلز کا آپ کو جواب دینا ہے تو ریپلائی یا فارورڈ بٹن پہ کلک کر سکتے ہیں یہاں پر. تو اس کے بعد ڈیلیٹ میلز جو ہیں یہ ڈیلیٹ میلز اس فولڈر میں چلی جاتی ہے جس کے ٹریش فولڈر میں چلی جاتی ہے. اگر آپ کو کوئی انوانٹڈ میسیج ہے، انوانٹڈ میل ہے، تو ان کو ڈیلیٹ پہ کلک کر کے وہ ٹریش فولڈر میں چلی جاتی ہے جہاں پر وہ کچھ سمے بعد آٹومیٹک وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہے.
پھر سائن آؤٹ، یعنی آپ اپنے میل اس سروس سے باہر آ جاتے ہیں تو سائن آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کاروباری ای میلز لکھنا، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس۔ اب ڈوز اور ڈو ناٹس کیا ہے کاروباری یعنی بزنس ای میلز میں، ڈوز اور ڈو ناٹس کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو آج کے دور میں ای میل کاروبار کی دنیا میں بات چیت کے سب سے اہم طریقوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ معلومات کو ریلے کرنے یا ٹریک رکھنے یا فالو اپ کرنے اور ڈیٹا کی بڑی مقدار کو اقتصادی طریقے سے منتقل کرنے کے سب سے آسان طریقوں میں سے ایک ہے۔ تو کاروباری تنظیموں، سرکاری اداروں اور تعلیم کے شعبے کے زیادہ سے زیادہ ہائی ٹیک بننے کے ساتھ تمام یعنی اسٹیک ہولڈرز کو ڈیٹا، میموز یا دیگر مفید معلومات کی منتقلی کے لیے ایک ای میل سروس کا استعمال تیزی سے ہو رہا ہے۔ اور اگرچہ کوئی شخص خاندان یا دوستوں کو غیر رسمی طریقے سے ای میل لکھتا ہے تو یہ کاروباری مواصلات میں اچھی عمل نہیں ہے۔ تو کاروباری کمیونیکیشنز میں یا ہم لکھنے کے کچھ غیر رسمی طریقے استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں، جیسے کہ لال یا بی فور ان شارٹ ٹرمز کا یا ایموٹیکنز، ان کا استعمال کرنے سے گریز کریں۔ اگر آپ فارمل لیٹر یعنی پیشہ ورانہ طریقے سے لیٹر لکھ رہے ہیں یا پیشہ ورانہ بندے کو لیٹر لکھ رہے ہیں تو ان سب ایموٹیکنز یا ان سب ایبریویشنز کا استعمال کرنے سے گریز کریں، جیسے کہ BRW، BRB، لال، B4 وغیرہ۔ تو اگرچہ ای میل پیغامات لچک یعنی فلیکسیبلٹی اور غیر رسمی ہونے کی اجازت دیتے ہیں، تو لیکن عام طور پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ ای میلز کا مسودہ تیار کرتے وقت کم از کم معیار کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو ای میل تحریر کو خط و کتابات کی دوسری شکل کی طرح کے نقطہ نظر کی پیروی کرنی چاہیے، جہاں تاثیر کو بنیادی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو دوسرے طریقوں کی طرح ای میلز کو توجہ دلانا یا قائل کرنے یا ان سب کو ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ کو اپنا لہجہ اس کو دیکھنا چاہیے، کس لہجے میں آپ بات کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ آرام دہ اور پرسکون ہونے سے بچے، یا جمع اور مختصر ہو، ان سب باتوں کا خیال رکھیں، اور شائستہ ہو۔ جتنا آپ ای میلز یا لیٹر لکھنے میں شائستہ رہتے ہیں تو اتنا ہی یہ قابل قبول مانا جاتا ہے۔ تو کچھ پروٹوکالز ہیں جو کاروباری مواصلات میں مشاہد کیے جاتے ہیں، تو آئے ان میں سے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سلام کے ساتھ شروع کریں۔ سب سے پہلے جب ہم خط لکھتے ہیں، ای میلز لکھتے ہیں یا بزنس لیٹرز لکھتے ہیں تو ان کو ہم سلام کے ساتھ شروع کرتے ہیں یا سیلوٹیشن مارکس کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ڈیئر، مسٹر، یا ڈائریکٹلی جب ہم کسی کا نام لکھتے ہیں یا خاندان کے آخری نام لکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو مسٹر سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں یا مسز سے ڈینوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ یا اگر ہم انفارمل لیٹر لکھتے ہیں تو پیاری بہنا یا پیاری ہنا، اس طرح سے الفاظوں کا استعمال کر سکتے ہیں، یا ہیلو ارون، ہیلو ہنا، ان الفاظوں کا ہم انفارمل سچویشن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور مختصر پیراگراف میں لکھیں۔ تو جتنا آپ مختصر پیراگراف میں لکھتے ہیں تو اتنا ہی یہ قابل قبول رہتا ہے۔ تو اپنے ای میل کو 2 سے 4 مختصر پیراگراف میں تقسیم کریں اور ہر ایک چیز کا خیال رکھیں۔ یعنی اگر آپ ای میلز لکھتے ہیں تو بلٹ کا استعمال کریں، جس سے واضح طور پر آپ کی جو ای میل ہے اس کو انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے وہ۔ یا پیراگراف کے درمیان انڈیکس ٹیب کی بجائے ڈبل لائنز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک موضوع پر قائم رہے، یعنی اگر آپ ای میل میں، اگر آپ لیٹر میں کسی ایک بات کو ڈسکس کریں، یعنی آپ ای میلز میں
बहुत सारी बातों को यानी मुख्तलिफ बातों को एक ही ईमेल में ना लिखें। अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो एक मौजू पे एक वक्त बात की जाती है, तो एक बेहतरीन तरीका है। फिर कैपिटलाइज का इस्तेमाल करें, यानी कैपिटल लेटर्स कहाँ पर यूज करने हैं, कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं, यानी फुल स्टॉप के बाद किस तरह से हमें कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करना है। जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से हम स्टार्ट करते हैं, या आई यूजुअली जो प्रोनाउन आई है उसको भी हमें कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करना चाहिए, उनको कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए। या किसी कंपनी का नाम या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उनको भी हमें कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर यूएसए, बीबीसी, यूनेस्को, इनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। या जुमले को हमेशा बड़े हरफ से शुरू करें। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं। और उसके बाद ईमेल साइन ऑफ करें, यानी अगर आपने ईमेल लिखी है तो ईमेल को साइन ऑफ करना चाहिए। तो ईमेल लिखते वक्त ऐसे इसे मुनासिब तरीके से बंद करना भी ज़रूरी है। तो बहुत सी रस्मी ईमेल जैसे कि जॉब की दरख्वास्त के लिए या आपका खुलूस और वफादारी से इस्तेमाल करें। और नियम रस्मी और ज़्यादातर दीगर हालात में नेक नुमाइंदगी या मेहरबानी का इस्तेमाल करें। आपका शुक्रिया।